हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुमन एक बहुत ही ज्यादा सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की थी, जिसे घर के कामकाज करने बहुत ही अच्छे से आते थे। साथ ही उसे एग खाने का भी बहुत शौक था। वो हर संडे एग की कोई ना कोई डिश बनाकर खाया करती थी। ऐसे ही एक संडे उसकी कॉलेज की दो फ्रेंड्स स्वाति और सुषमा उनके घर आती हैं। अरे तुम दोनों आज सडनली यहाँ कैसे? चलो चलो आओ अंदर। और बता बेटा क्या कर रही है? कुछ नहीं यार, नॉवल पढ़ रही थी। अरे यार कुछ खिलाना अपने हाथों का बनाकर, पहले की तरह। मुझे पता है तू तो भुक्कड़ है एक नंबर की। जब देखो बस खाने की बातें ही सोचती है तुझे। और क्या खाना चाहती है ये भी बता दो। या आई नो, ये फिर से तेरे हाथ का बना हुआ आमलेट या एग भुर्जी मांगेगी। यार तुझे पता है ना, तो फिर बना देना, बहुत भूख लग रही है। अच्छा ठीक है, तू रुक, मैं कुछ बनाती हूँ। सुमन जाकर उनके लिए ऑमलेट बनाती है और बनाने के बाद अपनी फ्रेंड्स को खिलाती है, जिसके बाद वो दोनों उसकी बहुत ही ज्यादा तारीफें करते हैं। वाह सुमन, तेरे हाथों में तो जादू है। हाँ सही बोल रही है, बहुत अच्छा बनाती है तू। मन तो कर रहा है तेरे हाथों पर किस कर लूं। हाँ हाँ ठीक है, ज्यादा मक्खन मत लगा। और बताओ। इस तरह वो तीनों आपस में बातें करने लगती है और खूब सारी मस्ती भी करती है। कुछ ही देर के बाद सुमन की मम्मी श्वेता वहाँ पर आ जाती है और उनसे कहती है, अरे तुम दोनों आज यहाँ कैसे? अरे आंटी, हमने सोचा आज आपको इस पागल से फ्री कर दे, आपको बहुत परेशान करती होगी ना। ये तो बिल्कुल सही बोला तुमने। माँ ये क्या कह रही हो? मैं आपको परेशान करती हूँ क्या? आंटी ये हमें बहुत दुखी करती है, पता नहीं आप कैसे संभालती हो। ओफो, मैं तो भूल ही गई थी कि मेरी जो दोस्त घर पर आती हैं, वो तो मेरी मम्मी की साइड हो जाती है ना। वो तो है ही, आंटी हमारी फ्रेंड है। इस तरह वो दोनों हंसी मजाक करके अपने घर लौट जाती हैं। वक्त बीतता जाता है। ऐसे ही एक दिन सुमन मार्केट जाती है और वहाँ से सब्जियाँ खरीद कर लाती है। साथ ही बाकी का सारा सामान भी लाकर अपने घर की तरफ मुड़ती है कि आगे चलकर देखती है कि एक गुंडा मासूम से प्रमोद नाम के लड़के को बहुत ही बेरहमी से मार रहा होता है। तभी वो वहाँ आकर बोलती है, क्या कर रही हो तुम दोनों? क्यों मार रहे हो इनको? तुझे क्या मतलब? हमारे आपस का मामला है, चल निकल यहाँ से। मैम प्लीज आप जाइए यहाँ से, आपको एक खामखा में कुछ कर देगा। ऐसे नहीं, मैं अपनी आंखों के आगे किसी के साथ गलत होते नहीं देख सकती। तुम्हें तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। अभी पुलिस को बुलाती हूँ मैं। अच्छा तो बुलाना। सुमन उसकी अकड़ देखकर पुलिस को कॉल करती है कि तभी वो गुंडा प्रमोद को जोर से धक्का मारकर वहाँ से 9-2-11 हो जाता है, जिसकी वजह से प्रमोद की एल्बो में चोट लग जाती है और सुमन उसे उठाकर बोलती है, अरे आपको तो बहुत चोट आई है और देखिए कितना खून भी बह रहा है। हाँ वो उसकी वजह से ही लगी है। लेकिन वो आपको मार क्यों रहा था? गुंडा है ना, मेरे एग फार्म पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहता है, इसलिए मारा उसने मुझे। छोड़िए वो सब, चलिए पहले आपकी मलहम पट्टी कराना ज्यादा जरूरी है। चलिए मेरे साथ। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है। चुप रहिए और मेरे साथ चलिए। प्रमोद को उसे टच करने से ही कुछ अजीब सा एहसास होता है और वो उसके पीछे पीछे हॉस्पिटल आ जाता है। साथ ही उसके कहने पर थोड़ी बहुत चोट पर मरहम पट्टी भी करवा लेता है। तभी दोनों हॉस्पिटल से निकलकर चलते चलते एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। थैंक यू मिस। सुमन कह सकते हैं आप मुझे। थैंक यू सुमन जी। वैसे आप ठीक है पहले से? हाँ आपने मेरी इतनी केयर करी, मुझे बचाया। अगर कोई मुसीबत में हो तो जाहिर सी बात है कि उसकी मदद करनी चाहिए। ठीक वैसे ही मैंने भी आपकी मदद की। That's great. By the way, कभी भी आपको मेरी हेल्प चाहिए हो तो एनी टाइम यू कैन कॉल मी। ओके जी, तो आपका नाम प्रमोद है। दोनों एक दूसरे से बातें करके अपने अपने घर लौट जाते हैं और कुछ हफ्ते यूं ही बीत जाते हैं। सुमन की मम्मी की तबीयत अचानक से खराब होने लगती है और इस समय उसके पास ज्यादा पैसे भी नहीं होते और वो जॉब की तलाश में निकल जाती है। वो हर जगह ट्राई करती है लेकिन उसकी जॉब की बात कहीं पर भी नहीं बनती कि तभी एक मंदिर के बाहर जाकर सुमन बैठ जाती है। इतने में दूसरी तरफ वहाँ से प्रमोद गुजर रहा होता है कि अचानक से उसकी नजर सुमन पर पड़ती है
और उसे ऐसे परेशान देखकर वो उससे बोलता है। अरे सुमन, आप ऐसे परेशान क्यों बैठी हैं यहाँ? कुछ नहीं प्रमोद, बस थोड़ी सी टेंशन है। अरे मैंने कहा था ना, मैं आपकी हेल्प करूँगा। चलिए अब बताइए। मुझे जॉब की बहुत नीड है। मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसीलिए। बस इतनी सी बात, ये समझिए कि आपको जॉब मिल गई। सच में? आप मजाक तो नहीं कर रहे ना? बिल्कुल नहीं, मैंने आपको बताया था ना, मेरा खुद का फार्म है, इसलिए मुझे कोई हेल्पर की जरूरत है। सो आप करेंगी ना मेरे साथ काम? थैंक यू सो मच, तुमने मेरी इस प्रॉब्लम में बहुत हेल्प की है। सॉरी, मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी। प्रमोद सुमन को अपने साथ ले जाता है और उसे काम के बारे में सब बताता है। अगले दिन दोनों एक साथ काम करने लगते हैं। सुमन कभी फार्म में रहती तो कभी एग्स बेचने के लिए उसके टेम्पो में जाकर सप्लाई करती। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को जानने लगते हैं और काम करते हुए एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। साथ ही सुमन की माँ श्वेता भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। वक्त बीतता जाता है, दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और कुछ ही समय के बाद वो लोग शादी भी कर लेते हैं। शादी करके सुमन अपने ससुराल आ जाती है और सारा काम बखूबी निभा लेती है। वो खाना बना रही होती है कि तभी उसकी सास निर्मला रसोई में आकर उससे कहती है। अरे ओ नास पीटी करमजली, कब से आवाज दे रही हूँ, सुनाई नहीं देता क्या तुझे? माँ जी, वो सुन नहीं पाई। जल्दी जल्दी काम करना है ना, उनके पास भी तो जाना है फार्म पर, कोई नहीं है वहाँ। अरे ओ बेशरम, तुझे जाने की जरूरत ही क्या है? माँ जी, किसी को रख कर क्या फायदा है, बाहर पैसे जाएंगे। जब मैं उनकी मदद करती हूँ तो नौकर की क्या जरूरत है? हाँ हाँ, तू तो यहाँ काम से बचना चाहती है ना? माँ जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं यहाँ का भी सारा काम कर लूंगी और वहाँ का भी कर दूंगी। नास पीटी, जल्दी से चाय बना कर ले आ, ज्यादा ज्ञान मत दे। सुमन अपनी सास को चाय देकर घर का सारा काम खत्म करके प्रमोद के पास चली जाती है और उसकी मदद करवाती है। धीरे धीरे उनके एग बेचने का बिजनेस बढ़ने लगता है और फिर दोनों एक साथ बैठकर उसी फार्म में खाना खाते हैं कि तभी प्रमोद बोलता है। सुमन, मैं सच में बहुत लकी हूँ कि तुम मेरी लाइफ में आई। सच में जब से तुम आई हो, मेरा बिजनेस और ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। इसलिए मैं अपनी जिंदगी और अपना ये फार्म हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपसे ज्यादा लकी तो मैं हूँ जो आप मेरी जिंदगी में आए। एंड आई लव यू सो मच। आई लव यू टू सुमन। समय गुजरता जाता है। सुमन इसी तरीके से घर और उसका एग का बिजनेस दोनों संभाल लेती है। ऐसे ही एक शाम दोनों साथ में घर वापस आ रहे होते हैं। रास्ते में दोनों भुट्टा खाने लगते हैं कि तभी सुमन के पीछे से एक बहुत ही बड़ा ट्रक आ रहा होता है, जिसे प्रमोद देख लेता है और सुमन को बचाने के चक्कर में खुद ट्रक के नीचे आ जाता है और वहीं पर ही दम तोड़ देता है। ये देखकर सुमन खुद से कहती है। ये आपने क्या किया? मेरी मौत अपने से ही ले ली। अरे मुझे मर जाने दिया होता, आपके बिना मैं अकेली जीकर क्या करूंगी? रोते रोते सुमन वहीं पर ही बेहोश हो जाती है और पास के लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां उनके फोन से निर्मला को भी हॉस्पिटल बुलाया जाता है और पता चलता है कि प्रमोद अब नहीं रहा। साथ ही सुमन प्रेग्नेंट है। निर्मला और सुमन दोनों ही प्रमोद के जाने के गम में होते हैं, लेकिन साथ ही वो अपने बच्चे, घर और प्रमोद के एग बेचने के बिजनेस को भी संभालती है। 9 महीने के बाद वो एक प्यारे से राजकुमार को जन्म देती है और सुमन प्रमोद की यादों के साथ जीने लगती है। अनामिका एक पंडित की बेटी थी, इसीलिए उसके घर में कोई नॉनवेज नहीं खाता था, जिस वजह से उसने कभी भी नॉनवेज नहीं खाया था। लेकिन उसके कुछ दोस्त थे जो कि नॉनवेज खाया करते थे। उनमें से उसकी एक फ्रेंड थी नूर, जो कि एक मुस्लिम थी और उसका बटर चिकन फेवरेट था। ऐसे ही एक दिन अनामिका नूर के साथ किसी काम से बाहर जाती है और पूरा दिन निकल जाता है। उन दोनों को काफी भूख लगती है और दोनों पास के ही ढाबे पर जाते हैं, जहां पर वेज और नॉनवेज दोनों ही तरीके का खाना मिलता है। नूर अपने लिए बटर चिकन ऑर्डर करती है तो वहीं अनामिका अपने लिए राजमा चावल लेती है, जिस पर नूर उससे बोलती है। क्या यार अनामिका, तू हमें
हमेशा ही ये घास फूस खाती रहती है। अरे यार, कभी बटर चिकन खा के देख, तेरी जीभ है ना खुश हो जाएगी। अरे हम ब्राह्मण हैं, हम ये सब नहीं खाते। अगर मेरे घर में पता चल गया ना कि मैं एक नॉनवेज ढाबे पर भी गई थी, तो मेरी मम्मी तो मुझे अंदर नहीं घुसने देंगे घर के। उनको तो इसकी महक से भी उल्टियाँ होती हैं। अल्लाह मियाँ, व्हाट्स रॉन्ग विद योर मदर? भला खाने की खुशबू से भी ऐसा कुछ होता है? अरे होता है यार, काफी लोगों को ऐसी दिक्कत हो जाती है, पर मुझे नहीं होती। जिसे जो खाना है वो खाए। थोड़ी देर बाद दोनों खाना खाकर अपना अपना काम खत्म करके अपने घर चली जाती हैं और उनके मोहल्ले में एक फ्लिक्स नाम का लड़का अपनी फैमिली के साथ किराए पर रहने आता है, जो कि काफी हैंडसम होता है। उसे देखते ही अनामिका की नजरें उस पर टिक जाती हैं और वो उससे बातें करने की कोशिश करती है। तो वो अपनी फ्रेंड नूर से बोलती है, नूर, तुझे पता है अपने मोहल्ले में एक बड़ा ही सुंदर लड़का आया है यार। उसको देखते ही ना मेरा तो दिल ही आ गया उस पे। प्लीज तो मेरी उससे बात करवा देना। अरे प्यार तुझे हुआ है, मुझे थोड़ी ना हुआ है। भला मैं क्यों तेरी बात करवाऊं? यार प्लीज ऐसे मत बोलना, तू तो सबसे इतने अच्छे से बात कर लेती है। प्लीज 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 मना मत करना। अच्छा चल ठीक है, चल मेरे साथ, और जैसा जैसा मैं बोलूं वैसा वैसा ही करना। नूर उसका हाथ पकड़कर उसे वहीं ले जाती है जहाँ पर फ्लेक्स पहले से ही अपने घर की कुछ जरूरतों का सामान ले रहा होता है। और नूर अनामिका के कान में बोलती है, देख यार, हम दोनों ना इसके पास से निकलेंगे और तू जानबूझ के इससे टक्कर होके ना बेहोश होकर गिर जाइयो, बाकी मैं संभाल लूंगी। जैसा नूर करने को बोलती है अनामिका बिल्कुल वैसा ही करती है और उस लड़के के पास जाकर उससे टकराकर उसकी बाहों में बेहोश हो जाती है, जिससे फ्लिक्स उसके मुंह पर पानी मारते हुए बोलता है, हेलो मैडम, आप ठीक तो हैं? हाँ वो अनामिका नूर को देखती है, जहाँ नूर उसे फिर से बेहोश होने का इशारा करती है और अनामिका बिल्कुल वैसा ही करती है, जिस वजह से ना चाहते हुए भी फ्लिक्स को उसे अपने घर ले जाना पड़ता है। थोड़ी देर बाद जब वो होश में आती है तो फ्लिक्स उसे चाय देते हुए ये बोलता है, हाय, आई एम फ्लिक्स, और आप? मैं अनामिका। अब आप मुझे ठीक लग रही हैं। आप बता दीजिए आपका घर कहाँ है, मैं आपको घर छोड़ दूंगा। अरे बस यही पास ही में तो है मेरा घर, आपको शायद पता नहीं है, आप पड़ोसी हैं हमारे। अनामिका के मुंह से सच निकलने लगता है और वो अपना मुंह बंद कर लेती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी उसकी नजर उसके घर में रखे जीसस की पिक्चर पर पड़ती है और बिना कुछ बोले वो जल्दी में वहाँ से चली जाती है, पर फ्लिक्स समझ जाता है। वहीं अनामिका जल्दी से नूर से मिलती है और उसको सारी बातें बताती है, जिस पर नूर उससे बोलती है, अरे पहले तो तुझे कभी प्यार नहीं हुआ और अब जब हुआ तो एक क्रिश्चियन लड़के से हुआ, वो भी बटर चिकन खाने वाले से। तुझे कैसे पता कि वो बटर चिकन ही खाता होगा? बेबी गर्ल, वो क्रिश्चियन है, बटर चिकन तो खाता ही होगा। अनामिका धीरे धीरे फ्लिक्स के लिए अपने घर वालों से छुप छुपा कर नाक बंद करके नॉनवेज खाना शुरू कर देती है और एक दिन उन दोनों की एक पार्टी में मुलाकात होती है, जहाँ पर वेज और नॉनवेज दोनों तरीके का खाना होता है और दोनों एक साथ खाना ले रहे होते हैं। तभी अनामिका बटर चिकन लेती है तो फ्लिक्स छोले चावल लेता है, जिस पर अनामिका उससे बोलती है, अरे तुमने बटर चिकन नहीं लिया? तुम्हें पता है बटर चिकन मेरा फेवरेट है, जब तक बटर चिकन न खा लूं ना मेरा तो पेट ही नहीं भरता। पर मुझे बटर चिकन तो क्या, नॉनवेज ही पसंद नहीं है। मेरी माँ भी बोलती है कि मुझे पंडित के घर पैदा होना चाहिए था। ये सुनते ही अनामिका के हाथों से बटर चिकन की पूरी प्लेट गिर जाती है। वो ये सोचकर कि इतने दिनों से वो पंडित की बेटी होकर बटर चिकन खा रही थी, वो भी उस इंसान के लिए जो नॉनवेज से दूर भागता है, और अचानक उसे उल्टी हो जाती है। जैसे ही वो थोड़ा ठीक फील करती है तो सीधा नूर के पास जाती है और उसकी खूब धुलाई करती है, साथ ही उससे कहती है, मोटी कमीनी कहेगी, तेरी वजह से मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया। क्या बोला था तूने कि फ्लिक्स क्रिश्चियन है और उसे बटर चिकन पसंद है? ये सब फ्लिक्स देख लेता है और उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़कर बोलता है, सही बोला था नूर ने, सारे क्रिश्चियंस खाते हैं, बस मैं ही नहीं खाता।
और मेरे लिए तुमने बटर चिकन भी खाना शुरू कर दिया, जबकि तुम बटर चिकन की तरफ देखती भी नहीं थी। एक बार मुझसे अपने दिल की बात कहकर तो देखती। इतना बोलकर फ्लिक्स उसको हक कर लेता है और उसे प्रपोज करके अपने दिल की बात बता देता है। साथ ही दोनों अपने घर में भी सभी को ये सच बता देते हैं और अनामिका की माँ सुगंधा इस रिश्ते के लिए नहीं मानती। तो फ्लिक्स अपनी माँ जेनिफर को लेकर अनामिका के घर जाता है, जहाँ जेनिफर कहती है, तुम क्यों दो प्यार करने वाले बच्चों को कास्ट के लिए एक नहीं होने देना चाहती? आखिर दोनों बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं और आज जमाना कितना आगे निकल गया है। अरे जमाने का तो पता नहीं, लेकिन बच्चे तो कुछ ज्यादा ही आगे निकल गए हैं। अरे हमारे घर में मांस मच्छी का तो नाम भी तक लेना पाप है, और ये महारानी आपके लाडले के लिए बटर चिकन खाने लगी अपनी उस दोस्त नूर के साथ। अपना तो धर्म भ्रष्ट किया ही किया और हमारा भी कर दिया। जब दो बच्चे लोग एक दूसरे के लिए ऐसा करते हैं, उसे ही तो प्यार कहते हैं, और अनामिका ने ये सब कुछ अपने प्यार के लिए किया है। That's it। अच्छी बात ये है कि उसने कोई गलत कदम नहीं उठाया। अगर सारी सच्चाई अपनी फैमिली को आकर बता दी और वो ऐसा नहीं करती तो क्या कर लेती आप? जेनिफर के समझाने पर सुगंधा समझ जाती है और रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। कुछ ही दिनों बाद दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, जहाँ पर फ्लिक्स अनामिका को सबके सामने किस करने जा ही रहा होता है, तभी अनामिका उसे रोकते हुए बोलती है, अरे ये क्या कर रहे हो? सबके सामने मुझे किस करने जा रहे हो? कुछ नहीं होता बेबी, ये हमारे क्रिश्चियन रिवाज है। भला ये कैसा रिवाज हुआ? कभी टीवी नहीं देखा? क्रिश्चियंस शादी के बाद ऐसे ही किस करते हैं और उसके बाद सब तुम्हारा फेवरेट बटर चिकन तबाह करते हैं। इतना बोलकर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फ्लिक्स अनामिका को अपनी गोद में उठाकर कार तक ले जाता है, जहां शादी के बाद अनामिका बटर चिकन खाना छोड़ देती है, तो वहीं वो अपनी सास के लिए बटर चिकन बनाना जरूर सीख जाती है और अपनी सास को बटर चिकन बना बनाकर खूब खिलाती है, जिसके बाद सभी लोग एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुगना अपनी बीमार बहू को बिस्तर में देखकर अपने पुराने दिनों में खो जाती है, जब वो सिलीगुड़ी में थी और रोज स्मिथा फिश लेकर घर आया करती थी। ऐसे ही एक दिन सुगना आंगन में खड़ी होकर तुलसी की पूजा कर रही होती है कि तभी उसकी बहू अपने हाथों में फिश लेकर वहाँ जाती है, जिसे देखकर सुगना उससे बोलती है, ए बंगालन, खबरदार अगर अपने हाथों में मच्छी लेकर मेरे घर की दहलीज पार करी तो। माँ जी, आपको क्या लगता है আমি रुकबो? ये बताइए लास्ट में तूने बंगाली में क्या बोली? हिंदी में बोल के दिखा। আমি बंगाली, আমি शुद्ध बांग्ला बोलबो। अरे कुलटा बेशरम है तू। राधे राधे, मेरा पूरा घर इसने अपवित्र कर दिया। अब गंगा जल से मुझे अपना पूरा घर शुद्ध करना पड़ेगा। एको दो खाकर तो देखो। अरे मच्छी खाने वाली बंगालन, दूर हट मेरे से। इतना बोलकर सुगना नहाने के लिए चली जाती है और स्मिथा अपनी मच्छी को साफ करके उसे फ्राई करने लगती है। वहीं दूसरी ओर सुगना नहाकर घर के मंदिर में अपनी माला जपते हुए भगवान की गीता गाने लगती है। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। सुगना पूरी कोशिश करती है कि घर में बन रही फिश पर उसका ध्यान ना जाए, पर रसोई घर में बन रही फिश की महक सुगना से और बर्दाश्त नहीं होती, जिससे वो अपनी पूजा छोड़कर अपनी बहू के किचन के बाहर नाक बंद करके उससे बोलती है, अरे ओ नासपीटी, अब तक तेरी वो मच्छी बनी नहीं क्या? माँ जी, अभी तो बस फिश को फ्राई किया है, अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा। अरे कुलटा कहीं की, पहले इस घर में मांस मच्छी का नाम तक नहीं लिया जाता था, और अब बनता है ना। हाँ जी की बच्ची, आज तेरी वजह से मेरे घर में 2 रसोई बन गए हैं। तो की भालो, आप बोलो तो फिर से एक बार एक कर दे। अरे करम जली, अपनी हरकतें नहीं सुधार सकती तो कम से कम अपनी जुबान तो सुधार ले। इतना बोलकर सुगना खुद को शांत करने के लिए बाहर जाती है। तभी एक औरत वहाँ मच्छी लेकर आकर उससे बोलती है, रेहू मच्छी है, ताजी ताजी, अब भी समुद्र से पकड़ कर लाई हूँ। पूरे सिल्लीगुड़ी में नहीं मिलेगी ऐसी मच्छी, ले लो फटाफट। दूर हट, एक वो नासपीटी रोज रोज मेरे घर में मच्छी लेकर घूमती रहती है, और तू आ गई मेरे पास हाथों में मच्छी की टोकरी लेकर। विनय से बोलना पड़ेगा ये शहर छोड़ने को। सुगना गुस्से में घर जाती है।
जहाँ स्मिथा फिश के कांटों को अलग करके उन्हें खा रही होती है। उसे ऐसे खाते देखकर सुगना मुंह बना लेती है और सीधे अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है और स्मिथा अच्छे से अपने हाथों को साफ करके अपनी सास के लिए खाना लेकर उसके कमरे में जाती है और बोलती है, की भालो, अरे तुझे कितनी बार बोला है कि फिश खाकर मेरे पास मत आया कर। अब बच्चों की तरह मुंह बनाना बंद कीजिए और खाना खा लीजिए। मैं अपना हाथ मुंह अच्छे से धोकर आई हूँ। सच बोल रही है ना? हाँ माँ जी। अब तक तो विनय घोर न खियालो, मैंने उनके लिए फिश कढ़ाई बनाई है। स्मिथा की ये बातें सुनते ही सुगना खाना छोड़ देती है और गुस्से में पानी पीकर लेट जाती है, जिस पर स्मिथा अपनी सास से कहती है, अब की बोलो? अरे भले ही हम लोग मारवाड़ी हैं, पर हम लोग कभी भी मांस मच्छी नहीं खाते और मेरा बेटा तेरे साथ रह रह के ये सब खाना सीख गया और आज अपने बेटे की वजह से मैं ये सब कुछ सह रही हूँ। अगर विनय मेरा इकलौता बेटा नहीं होता ना तो मैं कभी शहर में आती ना तुझे अपनाती। रहने दीजिए माँ जी, मुझे पता है कि आप मुझसे कितना प्यार करती है, बस आपको मेरा फिश खाना पसंद नहीं है। तो छोड़ क्यों नहीं देती? माँ जी, फिश खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं तो बोलती हूँ एक बार आप भी ट्राई करो। करमजली, तुझसे तो बात करना ही बेकार है। जब भी मुँह खोलती है मुँह से मच्छी ही निकलती है। दोनों एक दूसरे से बातें कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर विनय आ जाता है और घर में आपको अपने ट्रांसफर के बारे में बताता है, जिस पर सुगना बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और अपने बेटे से बोलती है, भगवान ने तो मेरी सुन ली। राधे राधे, लाख लाख शुक्रिया तेरा। अच्छा बेटा, तेरा ट्रांसफर कहाँ हुआ है? पुष्कर में है, परसों निकलना है बस। क्या? राधे राधे, अब मुझे रोज रोज ये मांस मच्छी का मुंह देखना नहीं पड़ेगा। सुन ले बहू कान खोलकर, अब तू घर में मच्छी लेकर नहीं आ सकती और अगर इतना ही खाने का शौक हो ना तो बाहर जाके खा लियो। शौकती नहीं लाऊंगी उस घर में फिश। सुगना खुशी के मारे अपने वहाँ जाने के दिन गिनना शुरू कर देती है और फाइनली वो लोग सिलीगुड़ी छोड़कर वहाँ चले ही जाते हैं और वो तीनों पुष्कर में शिफ्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, अब स्मिथा कभी घर में फिश भी नहीं लाती थी और जब उसका दिल करता था तो वो विनय के साथ बाहर जाकर खा लिया करती थी। ऐसे ही एक दिन स्मिथा की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और उसकी हालत इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है कि वो अधमरी हालत में आ जाती है और उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता है। अपनी बहू की ऐसी हालत देखकर सुगना को जरा भी अच्छा नहीं लगता। कुछ ही देर के बाद जब डॉक्टर स्मिथा का चेकअप करके वार्ड से बाहर आते हैं, तब सुगना उनसे बोलती है, डॉक्टर मेरी बहू कैसी है? ठीक तो है ना वो? जी वो ठीक है, पर उनकी बॉडी में कमजोरी बहुत ज्यादा है, जिस वजह से उनकी ये हालत है। उनकी बॉडी में फैटी एसिड और प्रोटीन बहुत ज्यादा कम है। तो क्या मेरी बहू कभी ठीक नहीं हो पाएगी? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है माता जी। आप अपनी बहू को फिश खिला सकती हैं, इससे वो जल्दी रिकवर हो जाएंगी। ये सारी बातें सुगना अपने बेटे विनय को बताती है और विनय स्मिथा के पास जाता है और उसे डॉक्टर की कही सारी बातें बता देता है, जिस पर वो उसे मना करते हुए कहती है, नहीं विनय, इस घर में फिश नहीं आएगी। यहाँ आने से पहले मैंने माँ जी को प्रॉमिस किया था कि मैं इस घर में फिश नहीं लाऊंगी। देख बहू, अगर डॉक्टर ने बोला है कि तुझे फिश खाना है तो तुझे खाना ही होगा। पर माँ जी, मैं इस हालत में बाहर जाकर फिश नहीं खा सकती। अरे तू क्यों जाएगी? विनय है ना, वो ले आएगा तेरे लिए। पर माँ, मैं काम के सिलसिले में कुछ दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ। अब आपको इस मिस्टर को देखना होगा। इतना बोलकर विनय वहाँ से जाने की तैयारी करने लगता है और शाम को ही निकल जाता है। तो वहीं सुगना स्मिथा को घर ले आती है और उसकी पूरी देखभाल करती है, जिसके बाद अपनी बहू को बिस्तर पर पड़ा हुआ देखकर पुराने दिन याद करती है। इतना ही नहीं, इतना सब होने के बाद वो जल्दी से मार्केट जाकर बनी बनाई फिश लेकर आती है और अपनी बहू को परोस देती है। जब तक स्मिथा ठीक नहीं हो जाती, सुगना ऐसा ही किया करती और एक दिन वो अपनी बहू से कहती है, अरे बंगालन, तू तो ऐसे बीमार पड़ी जैसे मछली बिना पानी के तड़पने लगती है। वैसे मैं और दिनों तक तुझे मछली नहीं खिला सकती। जल्दी से ठीक हो जा और खुद लाके बनाकर खा। तुम्हें खूब सुंदर। एक तो तेरी बंगाली भाषा मेरे तो पल्ले ही नहीं पड़ती। मैंने कहा कि आप बहुत अच्छी हैं। सच में तूने यही बोला या फिर और कुछ? शौकती, मैंने यही बोला। कुछ ही दिनों में स्मिथा की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है और एक बार फिर से
वो आए दिन अपने लिए फिशेस की नई नई डिशेस बनाना शुरू कर देती है और दोनों सास बहू पहले की तरह ही एक साथ लड़ते झगड़ते रहना शुरू कर देती हैं। पूजा एक बहुत ही सुंदर पर घमंडी लड़की थी। ऐसे ही एक दिन वो ग्रोसरी की शॉपिंग करने के लिए मॉल गई थी। एक एक करके वो सारा जरूरत का खाने पीने का सामान खरीद लेती है। ट्रॉली लेकर वो आगे जाती है, जहाँ नूडल सेक्शन में मैगी के 3 पैकेट लेने पर एक बिल्कुल फ्री था। पूजा उस नूडल्स के डिस्काउंट और टेस्ट के बारे में पता करती है। तभी एक लड़की जो वहाँ स्टाफ थी उसे कहती है, मैम आप ये मैगी ट्राई कीजिए, न्यू लॉन्च हुई है, साथ ही इसका टेस्ट बहुत बढ़िया है। ये लीजिए, आप ट्राई कीजिए। नहीं, मुझे नहीं लेनी ये। मैम आप एक बार ट्राई तो कीजिए, भले ही लीजिएगा मत। चलो ठीक है, दे दो। पूजा उस मैगी को टेस्ट करती है। उसे बहुत ही लाजवाब स्वाद लगता है। वो दोबारा खाती है और फिर उसे वो मैगी पसंद आ जाती है और कहती है, वाओ, इट्स रियली अमेजिंग, आई रियली लव्ड इट। ओके, तो आप ना मुझे इसके 3 पैकेट और दे दो। थैंक्स मैम फॉर योर फीडबैक, हैव अ नाइस डे। पूजा सारा सामान लेकर घर आ जाती है। शाम का समय था, वो बहुत बोर हो रही थी, इसीलिए फिर से वो टीवी को ऑन करती है और जो भी चैनल लगाती है, हर चैनल पर खाने की चीज ही आती। ये देख देख कर उसके मुंह में पानी आने लगता है, साथ ही उसको जोरों की भूख लगती है। अरे यार, बहुत ही भूख लगी है। अब तो क्या खाऊं, क्या होगा? आइडिया, आज ही तो मैं मैगी लेकर आई हूँ, वही बनाकर खा लेती हूँ। वो रसोई में जाती है और मैगी निकालकर बनाने लगती है। हाय, मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा अब 1 सेकंड भी। बहुत जोर से भूख लगी है और इस मैगी को बनने में भी पूरे 2 मिनट से ज्यादा लगेंगे। यूं ही खा लूं कच्ची मैगी। ये कच्ची मैगी भी बहुत ही अच्छी लग रही है। क्रिस्पी है और इसका एक अलग ही टेस्ट भी जो है। पूजा को कच्ची मैगी का स्वाद भी बहुत अच्छा लगता है। कुछ देर बाद वो अपनी बनी हुई मैगी खाती है और कहती है, ना, इसमें वो स्वाद नहीं आया जो कच्ची मैगी खाने में आया था। उस टाइम भले ही अच्छी लग रही थी, लेकिन अब से तो मैं कच्ची मैगी खाऊंगी। बहुत टेस्टी होती है। इसको खाने के बाद वो सो जाती है। अगले दिन वो मैगजीन पढ़ रही थी कि तभी अचानक से उसे कुछ खाने की इच्छा होती है और वो हेल्दी खाना खाने की जगह फिर से कच्ची मैगी खाने लगती है। तभी उसके घर पर उसकी दोस्त प्रियंका आती है और कच्ची मैगी खाता हुआ देख कहती है, अरे पागल, ये क्या कर रही है? तू कच्ची मैगी क्यों खा रही है? अरे यार, तू खाकर तो देख, बहुत टेस्टी है। इस तरह दोनों बात करने लगती हैं और प्रियंका उसे अपने साथ वॉक करने के लिए पार्क में ले आती है। दोनों चलते चलते बात कर रहे होते हैं कि प्रियंका को आइसक्रीम वाला दिखता है, तो वो पूजा से कहती है, पूजा यार, आइसक्रीम खाने का बहुत मन है, पैसे दियो, मैं घर पर भूल गई। ओके, देती हूँ। अरे यार, मैं एक छोटा सा वॉलेट लेकर आई थी, पर अब वो है ही नहीं, पता नहीं कहाँ गया। उसमें मेरी बहुत सारी जरूरी चीजें थी। ओ, तू चिंता मत कर, अभी मिल जाएगा, यहीं कहीं गिरा होगा। पूजा परेशानी में पार्क में पड़ी एक खाली कैन में जोर से किक मारती है, तो वो कैन उसकी तरफ आते हुए प्रिंस नाम के एक लड़के के सर पर धड़ लगती है और उसी वक्त वो उसे देखकर कहती है, ओह सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। आपको कहीं लगी तो नहीं ना ज्यादा जोर से? आपने हमें क्यों मारा? एटलीस्ट आप देख तो सकती हैं। आपके आगे पीछे कोई भी हो सकता है। सॉरी यार, गुस्से में कर दिया मैंने। मुझे मेरा वॉलेट ही नहीं मिल रहा, क्या करूं मैं अब? वही तो आपको देने आ रहा था। ये देखिए, आपका ही है ना ये? अरे, ये तो मेरा ही वॉलेट है। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये वापस करने के लिए। एंड आई एम रियली 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 सॉरी, मैंने आपको ऐसे मार दिया ना। इट्स ओके। पूजा अपने स्कार्फ पर फूंक मारकर उसके माथे पर रखती है
और बार बार ऐसा ही करती है। तभी वहाँ प्रियंका आती है और कहती है, अरे पूजा, तुझे वॉलेट मिला क्या? मुझे तो पूरे पार्क में कहीं पे भी नहीं मिला। और ये कौन है? अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। इन्होंने मुझे मेरा वॉलेट वापस दे दिया है और गलती से मैंने इन्हें खाली कैन बहुत जोर से मार दी। ओह, आर यू फाइन मिस्टर? या नाउ आई एम ओके, बस थोड़ा दर्द है। यार सच में आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था। कोई नहीं। बाय द वे, मेरा नाम प्रिंस है। ओके, मेरा नाम पूजा है और ये मेरी दोस्त प्रियंका। अच्छा लगा आप दोनों से मिलकर। प्रिंस चला जाता है और वो दोनों भी आइसक्रीम खाते हुए चली जाती हैं। वक्त बीतता है। पूजा अपनी कच्ची मैगी खाने की आदत को जारी रखती है और बीच बीच में उसकी मुलाकात प्रिंस से भी हो जाया करती थी, जिसके चलते वो दोनों अब बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। उस समय बाद प्रिंस उसे अपने साथ एक रिजॉर्ट बुक करके ले जाता है और उसे सरप्राइज देकर प्रपोज करता है। कुछ टाइम बीतता है, दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और पूजा अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारी संभाल लेती है। ऐसे ही एक दिन उसकी सास भावना उसके कमरे में आती है और तभी वो कच्ची मैगी खा रही होती है। तभी, बहू, अरियो नाच पीटी, कहाँ गई? कब से आवाज लगा रही हूँ, तेरी वजह से मुझे ऊपर चढ़कर आना पड़ा। वो माँ जी, मैं गाने सुन रही थी बैठकर, इसीलिए आपकी आवाज नहीं सुनाई दी। अरे नाच पीटी कहीं की, सास की बात भी सुन लिया कर कभी। बोलिए माँ जी, मैं सुन रही हूँ। मेरे लिए बेसन का लड्डू बना दे। हाँ ठीक है माँ जी, मैं अभी बना कर लाती हूँ। शाम तक मेरी आँखों के आगे होने चाहिए सारे के सारे बेसन के लड्डू, समझी? जी माँ जी। अरे पता नहीं ये बुढ़िया अपने आप को क्या समझती है। बाद में बनाऊंगी इनके लड्डू, पहले मैं अपनी कच्ची मैगी खाऊंगी। यम। शाम तक पूजा सारे लड्डू बना लेती है और अपनी सास को खिलाती है, जिसके बाद वो उसकी तारीफ करती है। ऐसे ही वक्त बीतता है। पूजा अब रोज अपने कमरे में छुपकर कच्ची मैगी खाया करती थी। कुछ दिनों में उसे बहुत वीकनेस होने लगी और खाना बनाते हुए अचानक वो बेहोश होकर गिर पड़ी। उसकी गिरने की आवाज सुनकर उसकी सास उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाती है, जहां प्रिंस भी पहुंच जाता है। डॉक्टर उसका चेकअप करने के बाद कहता है, मिस्टर प्रिंस, आप बिल्कुल भी केयर नहीं करते अपनी वाइफ की। शायद क्या हुआ डॉक्टर? मिस्टर प्रिंस, आपकी वाइफ के पेट में मैदा जम गई है। कच्ची मैगी खाने की वजह से वो कमजोर हो गई हैं और उनके पेट में कीड़े भी हो गए हैं। अगर अब भी उन्होंने ये सब बंद नहीं किया तो ऑपरेशन की नौबत आ सकती है। ओके डॉक्टर, मैं उसका ख्याल रखूंगा। क्या मैं उससे अभी मिल सकता हूँ? हाँ। पूजा, ये क्या किया तुमने? अपनी हालत देखो, क्या जरूरत थी ये सब करने की? अरे बच्चे भी कच्ची मैगी नहीं खाते, वो भी एटलीस्ट पका कर खाते हैं। सॉरी प्रिंस, मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। और माँ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मुझे यहाँ पर टाइम से ले आई। अरे अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं क्या जवाब देती प्रिंस को। खैर, अब तू जल्दी से ठीक हो जा। हाँ। सब एक साथ घर आ जाते हैं और भावना और प्रिंस उसका बहुत ख्याल रखते हैं। उसे समय पर दवा देते हैं। कुछ ही महीनों बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाती है और फिर क्या, सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। मीना को मोमोज खाना और खिलाना दोनों ही बहुत पसंद था। ऐसे ही एक दिन उसकी सहेलियां प्रीति और सपना उसके घर आती हैं। थोड़ी देर बातें कर हंसी मजाक करने के बाद मीना उन दोनों के लिए अपने हाथ के स्पेशल मोमोज बनाती है और उनको खिलाती है। उसकी फ्रेंड्स मोमोज खाने के बाद अपने घर चली जाती हैं और थोड़ी देर बाद मीना की माँ नीतू वहाँ आती है और उसके कान पकड़कर बोलती है, क्यों रे, तूने फिर से घर में मोमोज बनाए और अपने फ्रेंड को भी खिलाए, है ना?
सॉरी माँ, अब तो कान छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है। पता नहीं तुझे लोगों को मोमोज खिलाने में कितना मजा आता है। अरे अगर किसी की तबीयत खराब हो गई ना तो देखना मोमोज की तरह लोग तुझे कढ़ाई में तल देंगे। जस्ट चिल माँ, आप बेकार में ही इतना डरती रहती हो। मीना अपनी माँ को शांत कर बचे हुए मोमोज अपनी माँ को भी खाने के लिए देती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और एक दिन मीना के लिए राहुल नाम के बहुत ही अच्छे लड़के का रिश्ता आता है और बहुत जल्द ही राहुल अपनी माँ निशा के साथ मीना को देखने के लिए उसके घर आता है, जहाँ मीना को देखते ही पहली नजर में निशा को वो पसंद आ जाती है और निशा बोलती है, लड़की तो बहुत ही अच्छी है हमार बिटवा के लिए, बहुत ही संस्कारी। वैसे हमारा बिटवा भी तुम्हारी लड़की से कोनो कम नहीं है, तुम खुद ही देख सकत हो। जी आपका लड़का तो काफी अच्छा है और मुझे मेरी मीना बिटिया के लिए बहुत पसंद है। ये लोग कर लो बात, फिर काहे हम लोग बैठे हुए हैं। अरे फटाफट रिश्ता पक्का करो और एक दूसरे लोगन का मुंह मीठा करो भैया। मीना और राहुल का रिश्ता पक्का हो जाता है और कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद मीना अपने ससुराल में पहली रसोई करती है, जिसमें वो अपने हाथों से अपने स्पेशल मोमोज बनाती है और सबको खाने के लिए देती है, जिसे खाकर सब अपनी उंगलियां चाटने लगते हैं। ऐसे ही कुछ समय और बीत जाता है। मीना घर में बोर होने लगती है और वो सोचती है, क्या यार, पूरे दिन घर में पड़ी पड़ी बोर हो जाती हूँ। क्यों ना मैं अपना खुद का ही मोमोज की छोटी सी दुकान खोल लूँ। माँ जी और राहुल से बात करती हुई इस बारे में, आइडिया बुरा नहीं है। मीना ये बात अपनी सास और पति से बोलती है, जिस पर राहुल उससे बोलता है, अच्छा आइडिया है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक बार माँ से बात कर लो क्योंकि उनको ये सब पसंद नहीं है। आप माँ की टेंशन मत लो, मैं उनसे बात अपने आप कर लूंगी। मीना फटाफट रसोई में जाकर मोमोज बना लेती है और खाने की टेबल पर लगाकर अपनी सास से बोलती है, माँ कैसे बने हैं मोमोज? अरे बहुरिया, तुम्हार हाथों में तो एकदम जादू है। पता नहीं कैसे तुम इतना बढ़िया और स्वादिष्ट मोमोज बना लेती हो। माँ जी, मैं क्या सोच रही थी कि मैं अपनी मोमोज की छोटी सी शॉप खोल लूं। मैं पूरे दिन घर में बोर हो जाती हूँ, इससे मेरा टाइम पास भी हो जाएगा और घर की थोड़ी सी आमदनी भी बढ़ जाएगी। काहे बहुरिया, हमार जो बिटवा कमावत है उससे का तुहार पेट नहीं भरत है। माँ जी, इससे हमारा ही फायदा होगा, आप एक बार मेरी बात सुनिए तो। नहीं, हमने एक बार बोल दिया ना तो मतलब ना। माँ जी प्लीज ना, माँ जी मान जाइए प्लीज। अरे बहुरिया देख, मेरी तरफ से ना है और अगर फिर भी मेरे ऊपर होके तुझे करना है तो कर, जो तेरे मन में आए कर। निशा गुस्सा हो जाती है, पर मीना नहीं मानती और वो निशा के मना करने के बाद भी वो घर के बाहर ही अपनी छोटी सी शॉप खोल लेती है, जो निशा को कतई पसंद नहीं आती। ऐसे ही एक दिन निशा मीना के मोमोज में चुपके से जमाल घोटा मिला देती है, ताकि वो उससे बदला ले सके और उसकी दुकान बंद करवा सके। कुछ देर बाद जब मीना अपनी दुकान लगाती है तो उस दिन उसके मोमोज की खूब बिक्री होती है, लेकिन मोमोज खाने से लोगों के पेट में गुड़गुड़ होने लगती है और ग्राहक अगले दिन आकर मीना से बोलते हैं, अरे अपनी कमाई खातर तो मासूमा गल्ला न्यू करेगी। क्या हुआ, मोमोज अच्छे नहीं लगे क्या? अरे के डाल दिया तूने इस मोमोज में जो इतने मरोड़े उड़ रहे हैं मेरे। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम। जब से इस लड़की के मोमोज खाए हैं ना, तब से तो सिर्फ और सिर्फ टॉयलेट का ही मुंह देखना पड़ रहा है। ऐसे ही उसकी सास रोज कुछ ना कुछ मोमोज में मिला दिया करती, ताकि उसकी शॉप न चले और ग्राहक मीना को भला बुरा बोल उसके पास से मोमोज लेना बंद कर देते हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है।
और एक दिन राहुल की तबीयत बिगड़ जाती है, जिसकी वजह से उसकी जॉब चली जाती है और राहुल के इलाज के लिए निशा मीना को अपनी सारी सच्चाई बता देती है कि किस तरह से उसकी वजह से उसकी शॉप बंद हुई। और वो बोलती है, अरे ओ बहुरिया, तू फिर से अपनी शॉप खोल ले, काहे कि राहुल के इलाज के लिए पैसा चाहिए, जो कि हमरे या तुहार पास तो है नहीं। ये सब जानकर मीना को बहुत बुरा लगता है, पर अपनी सास को सच्चे दिल से यूँ माफी मांगता देख वो निशा को माफ कर देती है और बोलती है, कोई बात नहीं माँ जी, आपको अपनी गलती का एहसास है और अब खुद आकर अपनी गलती सुधार रही हैं। इससे बड़ा पछतावा और क्या हो सकता है। आप देखिएगा, एक बार फिर से मैं मोमोज की शॉप लगाने जा रही हूँ और इस बार कैसे शू शटाक चलती है हमारी दुकान। ये तो तुहार बड़प्पन है जो तूने हमका माफ कर दिया। लेकिन माँ जी, मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त बहू? आपको भी कल से मेरे साथ मोमोज बनवाने में मदद करनी होगी। बस इतना सा काम कर दीजिए मेरा। बस इतनी सी बात बहुरिया, जरूर करबे। मीना अपनी सास को माफ कर देती है और एक बार फिर से अपनी मोमोज की शॉप खोलती है, पर इस बार वो अपने घर से थोड़ी दूरी पर ये शॉप खोलती है। उसकी ये शॉप अब दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करने लगती है। देखते ही देखते वो अपने पति का अच्छे से इलाज करवा लेती है और राहुल कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है और मीना का बिजनेस संभालने में उसकी हेल्प करता है। उसकी छोटी सी शॉप बड़ी हो जाती है, जहां अब हर समय कस्टमर की भीड़ लगी रहती है। ऐसे ही एक दिन, देख बहुरिया, हम त्योहार लिए अपने हाथन से मोमोज बना के लाइन है, खा के तो बता कैसे बने हैं मोमोज। नॉट बैड माँ जी। इस तरह से एक बार फिर सब कुछ ठीक हो जाता है और सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।